थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और जो हम लोग ने पिछले एपिसोड में देखा था, मान लो हमारे पास ऐसी रिएक्शन है, एक सेकेंड, मान लो हमारे पास ऐसी रिएक्शन है A प्लस 2B और ये हमको बना रहा है, मान लो 3C दे रहा है, ये रिएक्शन है। ठीक है, यहाँ खूब सारी A की बॉलें हैं जैसा हम लोग ने पिछले एपिसोड में बात करी थी। ऐसी B की बॉलें हैं। ठीक है, तो जो हम लोग ने पिछले टर्न पर देखा था उसके बारे में यदि मैं बात करूं तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, तो क्या होगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए माइनस, इंस्टेंटेनियस के बारे में बात कर रहा हूं, माइनस डी ए डिवाइड बाई डी टी। ठीक है, यहां पर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी क्या होगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी ये होगा आपका माइनस डी बी डिवाइड बाई डी टी। तो सर इस टू का कोई यूज नहीं होगा, नहीं। देखो यहां यदि आप इस चीज को निकालोगे तो क्या है, चेंज है। आपको स्टेशियोमेट्री यहां पर क्या बता रही है कि इसकी यदि एक बॉल गायब होगी तो उतने समय में ही दूसरे वाले की कितनी बॉल गायब होगी, दो बॉलें। तो जब आप चेंज निकालोगे तो चेंज कैसे निकालोगे, इसको निकालोगे तो आपका दो का चेंज आ जाएगा, इसको निकालोगे तो एक का चेंज आ जाएगा। तो वो फैक्टर जो है ये दो वाला इसके अंदर इन्वॉल्व है। समझ में आई मेरी बात, यहां आप ए नॉट लिखो मान लो, तो ए नॉट माइनस 2x हो जाएगा। ये क्या रहेगा, ए नॉट, मान लो इसका भी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट है, यहां से क्या होगा ए नॉट माइनस एक्स, तो डिफरेंस निकालोगे तो यहां x यहां 2x। ठीक है, तो ये टू वाला फैक्टर अभी फिलहाल जब आप रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिख रहे हो तो इसके अंदर इन्वॉल्व है। ठीक है, इसी तरह यदि मैं रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ, ये गायब होने का रेट है ए और बी के, और ये आने का रेट है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, तो क्या मुझे यहां पर माइनस साइन लगाना पड़ेगा, नहीं, क्योंकि ये तो अपीयर हो रहा है, इसका कॉन्सेंट्रेशन तो लगातार बढ़ता चला जाएगा, तो ये वैल्यू होगी डीसी डिवाइड बाई dt। ठीक है, ये है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, इनके कहानी ऐसी चलती है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, अब मैं यहां पर दो बंदों को लेकर आया, एक से कहा मैंने तुम ए ऑब्जर्व करो, एक को कहा तुम बी ऑब्जर्व करो। ठीक है, और मुझे बताओ रिएक्शन की स्पीड क्या होगी। ठीक है, तो ये इस बंदे के पास में गया तो इसने कहा रिएक्शन चल रही है और पर सेकंड ए की एक बॉल गायब हो रही है। इसने कहा नहीं, वो गलत बोल रहा है, रिएक्शन थोड़ी तेज स्पीड से चल रही है और पर सेकंड बी की दो बॉलें गायब हो रही हैं। समझ में आई मेरी बात, अब ये तो आपका ऑब्जर्वेशन बेस्ड हो गया ना, इसके रिस्पेक्ट में कुछ और रेट है, इसके रिस्पेक्ट में कुछ और रेट है। ठीक, तो साइंटिस्टों ने कहा कि हम एक यूनिवर्सल चीज बनाते हैं और उन्होंने कहा हम बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। उन्होंने कहा हम बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, ताकि हमारा एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन बेस ना हो कि ए को देखने पे कुछ और आ रहा है, बी को देखने पे कुछ और आ रहा है। तो उन्होंने कहा हम रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, और उन्होंने एक सिंपल मैथमेटिकल रिलेशन बना दिया कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, डी ए डिवाइड बाई डी टी। ए को देखो तो ये रेट है, बी को यदि देखो आप तो बी जिस स्पीड से गायब हो रहा है, अगर हम उसका 1/2 कर दें, बी जिस स्पीड से गायब हो रहा है, यहां माइनस साइन है, उसका 1/2 कर दें तो आप उसको रेट कह दो, यानी ए के गायब होने की स्पीड को रेट कह दो, या बी जो दो गायब हो रहे हैं उनको नहीं कहो, आप एक को गायब होने को रेट ऑफ रिएक्शन कह दो, या सी का जो एपियर हो रहा है उसके अमाउंट को आप 1/3 कर दो, यहां डीसी डिवाइड बाई dt लिख दो, ये आपका कहीं पर भी रिएक्शन का रेट हो जाएगा।
मतलब जो कोफिशिएंट यहां लगे हुए हैं 1, 2, 3, ये आप यहां नीचे लगा दो, ये आपकी इंफॉर्मेशन किस चीज के बारे में देने लग जाएंगे, ये एक मैथमेटिकल रिलेशन देने लग जाएंगे ए बी और सी के बीच में। जरा देखो, बी के गायब होने की स्पीड यदि आपको पता करनी है तो ए की गायब होने की स्पीड का 2 गुना कर दो। तो जरा यहां से चेक करो, डी ए डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू -1/2 dB डिवाइड बाई dt, यानी dB डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 टाइम्स dA डिवाइड बाई dt। यानी, और ये क्या टर्म हमने बोला था, ये हमने बोला था ए बी के गायब होने की स्पीड। तो बी के गायब होने की स्पीड और ए के गायब होने की स्पीड में क्या रिलेशन है, ये आपका 2 टाइम्स है। यानी यदि आप ए के गायब होने की स्पीड में 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो बी के गायब होने की स्पीड आ जाएगी। सर ये तो समझ में आ गया, लेकिन हमने ऐसा डिवाइड क्यों किया? देखो बच्चों, जैसा हमने बोला ना कि एक फैसिनेटिंग टर्म है, हम ऑब्जर्वेशन बेस्ड अपने एक्सपेरिमेंट को नहीं रखना चाह रहे थे। हम ये चाह रहे थे कि कहीं पर भी यूनिवर्सल सबको रेट जो है वो एक जैसा बताएं हम, कि जो भी कोफिशिएंट यहां लिखे हों उनसे डिवाइड कर दो। तो सर रेट की फीलिंग कैसे आएगी? देखो, हालांकि एक मैथमेटिकल टर्म है, लेकिन इसकी फीलिंग आप ऐसे ला सकते हो कि आप ये सोचो कि यहां पर एलईडी बल्ब लगे हुए हैं, ठीक है, और हमने इन एलईडी बल्ब को ऐसे सेट किया हुआ है कि जब एक बार ए गायब होगा और 2 बी गायब होंगे तब ये एलईडी बल्ब एक बार फ्लैश करेगा, ठीक है। एक ये गायब हुए, 2 ये गायब हुए, एक बार जला। तो रिएक्शन के रेट के लिए आपको किस पर ध्यान देना है? इन फ्लैशिंग एरोज पर। अगर रिएक्शन तेजी से चल रही होगी तो क्या होगा, ये एलईडी बहुत तेजी से ग्लो कर रही होगी, पट 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 ऐसे चल रही होगी। बहुत स्लो, मतलब आज हुआ, आज एक बार जली, फिर कल जलेगी एक बार, फिर परसों जलेगी, ये बहुत स्लो स्पीड है। समझ में आ रही मेरी बात? तो यदि कभी भी आप रेट के बारे में फीलिंग लेना चाहो तो चूंकि ये मैथमेटिकल टर्म है, लेकिन फिर भी फीलिंग ऐसे आ सकती है कि आप यहां पर इन फ्लैशिंग एरो को देखिए, इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि रेट वास्तव में क्या होगा। मेरी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है। अच्छा, अब मान लो कि जिन दोनों लोगों को हमने यहां बुलाया था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बाहर से ए और खूब सारे मिला दिए, खूब सारे ए मिला दिए, और हमने ये देखने लगे कि ये एलईडी अब पहले की तुलना में तेजी से ग्लो करने लग गई। 1 सेकंड में कई बार बंद चालू ऐसे हो रही थी। तो हमने कहा अच्छा, इसका मतलब ये तो रेट है, लेकिन रेट की वैल्यू कुछ और चीजों पर डिपेंड करती है। ये तो रेट का मतलब हुआ, ठीक। अब इसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि हमने क्या कहा था, इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे रेट के बारे में। तो ये रेट हो गया डिसएपरेंस के टर्म में, और रेट ऑफ रिएक्शन के टर्म में, ये पूरी कहानी हो गई। अब हम बात करेंगे उन फैक्टर्स की जिन पर रेट डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, उसके लिए हम लोग को चलना पड़ेगा लॉ ऑफ मास एक्शन पर। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा जब आप लोग केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ रहे होगे उस वक्त, ठीक है। तो मैं यहां पर आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देता हूं। देखो, ए प्लस बी मान लीजिए प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। अगर हम इस रिएक्शन का रेट के बारे में बात करें तो रेट क्या होगा, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ कोलिजन बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में जितने कोलिजन हो रहे होंगे, जितने ज्यादा कोलिजन होंगे उतना रेट ज्यादा होगा। जैसे मैं इस बात को ऐसे समझाऊं, हमारे पास
मान लीजिए ये 3 कंटेनर हमने ले लिए, एक ये सब 1 लीटर के, ठीक है। पहले वाले कंटेनर में हमने ए की एक बॉल डाली, बी की भी एक बॉल डाली। दूसरे वाले कंटेनर में हमने ए की 2 बॉलें डाली, बी की 2 बॉलें डाली। इसी तरह से तीसरे वाले कंटेनर में हमने ए की 3 बॉलें डाल दी और बी की हमने 3 बॉलें डाल दी। ये सारे ए हैं, ये सारे बी हैं, ठीक है। अच्छा, अब नंबर ऑफ कोलिजन कितने होंगे यदि हम ये देखना चाहें तो यहां एक कोलिजन हुआ, प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्या हो रहा है कि जब ए और बी की बॉलें टकरा रही तो प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है। तो यहां पर ये टक्कर भी प्रोडक्ट दे सकती है, ये टक्कर भी प्रोडक्ट दे सकती है, ये टक्कर भी प्रोडक्ट दे सकती है और ये टक्कर भी प्रोडक्ट दे सकती है। मतलब यहां कितने कोलिजन हुए, ए की नंबर ऑफ बॉल मल्टीप्लाई बाई बी की नंबर ऑफ बॉल, इतने कोलिजन है जो प्रोडक्ट दे सकते हैं। यहां पर कितने कोलिजन हुए, ए की नंबर ऑफ बॉल इंटू बी की नंबर ऑफ बॉल, ये आपको प्रोडक्ट देगा। सिमिलरली यहां यदि आप देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यानी ए की नंबर ऑफ बॉल मल्टीप्लाई बाई बी की नंबर ऑफ बॉल, ठीक। यानी जो ऊपर हमने रेट लिखा है, हम इस रेट को ऐसे भी लिख सकते हैं कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बॉल प्रेजेंट इन 1 लीटर कंटेनर। जैसा हमने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि 1 लीटर का कंटेनर है, मान लो गिर गया तो अपन 10 लीटर कंटेनर ले आए, तो हम इसको जनरलाइज करना चाहते हैं। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या लिख दें हम, अब नंबर तो काउंट नहीं करेंगे, मोल्स काउंट करेंगे, ठीक। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, ए की नंबर ऑफ बॉल प्रेजेंट इन 1 लीटर कंटेनर, या ए के नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर कंटेनर, यानी मोल पर लीटर ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई मोल पर लीटर ऑफ बी, ठीक। यानी यहां से रेट क्या आ गया, एक कांस्टेंट लगा लेते हैं, इधर ए, इस साइड में आ गया बी। आपने ये पढ़ा था, ऐसे याद दिला दूं मैं आपको, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन पढ़ा था, फिर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन पढ़ा था, याद है, ठीक है। यहां पर जो ये के है, के आपका कहलाता है रेट कांस्टेंट और डिपेंड करता है दो चीजों पर, एक है आपका कैटलिस्ट और दूसरा है टेम्परेचर, ठीक है। देखो बच्चों, ये जो रेट कांस्टेंट है ना, ये क्या चीज है, ये चीज बताता है कि हर रिएक्शन का कुछ नेचर होता है। आप रिएक्शन के नेचर को हल्का थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि कोई बहुत स्लो रिएक्शन है उसको बहुत फास्ट कर दें, या कोई बहुत फास्ट रिएक्शन है उसको बहुत स्लो कर दें, ठीक है। तो कोई रिएक्शन फास्ट है या स्लो है उसका पता यहां से चलता है, इस वैल्यू से, ये रेट कांस्टेंट की वैल्यू से। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जैसे मान लो हमने आपसे कहा एक पौधा आप घर में लगाओ, ठीक है, एक फूल आप घर में लगाओ, या फूल क्या, आप एक काम करो, ठीक है, एक पौधा घर में लगाओ। आप कुछ भी कर लो, क्या आप ऐसा कोई भी चीज उसके अंदर कितनी भी खाद डाल दो, ये रातों रात इसके अंदर फूल आ जाए, क्या ऐसा जरूरी है? ऐसा आप कर सकते हो, ठीक है। या मेरे घर में मिस्टी है, छोटी सी है, ठीक है, मैं चाहूं कि अभी बहुत टाइम है, आईआईटी के पेपर में एक काम करता हूं, इसको खूब खिला पिला देता हूं, खूब सारा प्रोटीन और ये और वो जो भी मर्जी खिला देता हूं और आईआईटी के लिए उसको तैयार कर देता हूं। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? बताओ, क्या ऐसा हो सकता है? मतलब आप रिएक्शन का नेचर बहुत माइन्यूट रूप से बदल सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि आप कोई बहुत स्लो रिएक्शन है और कोई बहुत फास्ट रिएक्शन है, उनके रेट को मॉडरेटली या बहुत
ड्रास्टिकली बदल दो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो रिएक्शन किस तरह की है उसका पता चलता है इस वैल्यू से, रेट कांस्टेंट की वैल्यू से। कुछ रिएक्शंस हैं जिनके रेट कांस्टेंट की वैल्यू आपको दी जाए तो आप बता सकते हो कि इनमें कौन सी रिएक्शन का नेचर कैसा है, कौन सी रिएक्शन फास्ट हो रही है, कौन सी रिएक्शन स्लो हो रही है। इसके बारे में पता इस चीज से चलता है। ठीक है, अब मैं कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं। मान लो यही रिएक्शन हमारी ऐसी होती कि 2A गिव्स प्रोडक्ट। ठीक है, ये होती। अब मुझे इसके लिए रेट की वैल्यू लिखनी होती, तो इसके लिए रेट क्या हो जाता है, रेट इक्वल टू के टाइम्स, ये रिएक्शन ए की बॉलें जब ए की बॉलों से टकरा रही होंगी तो हो रहा होगा, यानी ये मल्टीप्लाई बाई ये। ठीक, तो आप रेट इक्वल टू यहां क्या लिख दोगे, के इंटू ए की पावर 2, यानी ये जो फैक्टर था, ये जो कोफिशिएंट था, ये यहां आ जाता है। आप अब याद करो जरा सा, जो आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा था कि ए और इधर बी, इधर हो गया सी, इधर हो गया डी, इसके लिए आप केसी लिखते थे। तो केसी के वक्त आप क्या करते थे, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड को बराबर कर देते थे और फिर इन टर्म्स को लिखते थे, इसकी पावर सी, इसकी पावर डी अपॉन ए की पावर ए और इधर बी की पावर बी। याद आया? ठीक है, अब मेरी बात फिर से सुनो। देखो बच्चों, इस टॉपिक के अंदर इस टॉपिक के अंदर हम लोगों को इंफॉर्मेशन लेनी होती थी सिर्फ किस चीज के बारे में, कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर पहुंच गई। फिर हम उसमें ली चैटलिस प्रिंसिपल लगाते थे। हम ये कहते थे कि अब टेम्परेचर बढ़ाने पर इधर जाएगी, प्रेशर बढ़ाने पर इधर जाएगी, कैटलिस्ट मिलाने पर इधर जाएगी। ठीक है ना, इनर्ट गैस कांस्टेंट वॉल्यूम पर मिलाने पे इधर जाएगी। तो ये सारे टर्म हम तब बात करते थे जब रिएक्शन रुक गई हो। ठीक है, यहां इस बात से मतलब नहीं होता था इस टॉपिक में, जो हम ये कह देते थे कि ये जो टर्म है, ये जिसको ऊपर लगाए गए हैं, ये तो आप तब बात कर रहे हो ना जब रिएक्शन रुक गई है, इक्विलिब्रियम आ गया है। तब अपना सारा जो कॉन्सेप्ट लगाते थे वो हम रिएक्शन एक रुकी हुई रिएक्शन है जिसके अंदर फॉरवर्ड जो बैकवर्ड रिएक्शन है उनका रेट कैसा है, बराबर है। हम यहां इस बारे में इंटरेस्टेड नहीं थे कि रिएक्शन किस स्पीड से पहुंची है। मेरी बात समझ में? अब मेरी बात पंच लाइन सुनो आज के डिस्कशन की, कि यहां पर ए कैपिटल ए और इधर बी कैपिटल बी हुआ, और मान लो ये कन्वर्ट हो रहा है सी कैपिटल सी में प्लस डी कैपिटल डी में। ठीक है, तो पूरी कहानी सुनो अब, जो हम लोग ने पूरा डिस्कशन किया। रेट ऑफ रिएक्शन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 1/a डिवाइड बाई डी टी, या 1/b डिवाइड बाई डी टी, या 1/c डिवाइड बाई डी टी, 1/d डिवाइड बाई डी टी। ये तो रेट ऑफ रिएक्शन के मतलब है, आपने सबको इक्वल कर दिया। अब इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? के, रेट कांस्टेंट, जैसा हम ऊपर बता रहे थे, ए की पावर बी की पावर। अब मेरी बात यहां ध्यान से सुनिए, ये इसकी पावर, ये कोफिशिएंट हो भी सकते हैं और ये कोफिशिएंट नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है ना, ये वैल्यू जो आप अब तक करते थे केमिकल इक्विलिब्रियम में, वो इस कारण से कर देते थे क्योंकि वहां आपका डिस्कशन इस बारे में नहीं होता था कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर किस स्पीड से पहुंची है। लेकिन यहां जो डिस्कशन चल रहा है वो इसी बारे में चल रहा है कि रिएक्शन किस स्पीड से पहुंची है। और इस पूरे डिस्कशन में एक गड़बड़ है, और वो गड़बड़ ये है कि यहां हमने क्या लिखा हुआ है,
नंबर ऑफ कोलिजन बिटवीन ए एंड बी। हमने सारे कोलिजन ले लिए, जबकि हर कोलिजन जो है वो प्रोडक्ट नहीं देता। तो यहां होना चाहिए नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन बिटवीन ए एंड बी। और यहां हम चूंकि रेट को एग्जैक्ट समझना चाह रहे हैं, इस कारण से ये जो चीजें हैं ये इनकी पावर में आ भी सकती हैं, कुछ केसेस में आएंगी भी, कुछ केसेस में नहीं भी आएंगी, इन जनरल नहीं आएंगी। इनको हम नाम दे रहे हैं एक्स, इनको नाम दे रहे हैं वाई। ये जो टर्म है एक्स, इसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए, इसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी। और x प्लस वाई को कहते हैं ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये एक एक्सपेरिमेंटल डिफाइंड टर्म है, और ये कैसे पता चलता है इसके बारे में बात करते हैं बस अभी कुछ देर में। ठीक है, देखो इसको पहले।